Hello students, welcome to my channel Chemistry by अभिषेक महाजन। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में कुछ एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे थॉमसन मॉडल को। सर जे थॉमसन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट अ मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उनके हिसाब से ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। द एटम एज ए होल इज़ न्यूट्रल, जो एटम होता है एज ए होल न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज जो वो इक्वल रहता है। ही विजुअलाइज्ड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम एज बीइंग स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ए स्फीयर ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस, जिसके डायमेंशन 10⁻⁻10 मीटर इन डायमीटर, जिस पेयर की वो बात कर रहा है। यानी कि उसने विजुलाइज किया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे एटम में फैला होता है। द इलेक्ट्रॉन्स वर स्मॉलर पार्टिकल्स टुगेदर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि इक्वल होता है पॉजिटिव चार्ज इन एटम के बराबर। दे वर स्टर्ड इन द एटम लाइक प्लम्स इन ए पुडिंग, जैसे प्लम्स पुडिंग में इंसर्टेड होते हैं उसी तरह से वो भी प्रेजेंट होते हैं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉज सच दैट इट गेव द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट। इस तरह से उनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जो मॉडल बना वो उसकी जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की वो काफ़ी स्टेबल होती है। दिस मॉडल ऑफ द एटम वॉज ऑफन कॉल्ड द, इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और ऑल्सो द रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है और वाटर मेलन मॉडल भी इसे नाम दिया गया है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल है, देख सकते हैं आप यहाँ जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हैं। यहाँ जो स्फेरिकल क्लाउड है वो पॉजिटिव चार्ज, पूरे पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहा है, और एक आप नेगेटिव चार्ज लगा हुआ छोटा सा सर्कल देख रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हो कि थ्रू आउट मॉडल में किस तरह से जो पार्टिकल हैं वो अरेंज है, एक अरेंजमेंट, स्टेबल अरेंजमेंट में अरेंज हैं। तो इसे जो थॉमसन है उसने नाम दिया थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल की कुछ एक ड्रॉबैक्स रही थी जिसकी वजह से ये फेल हो गया था। दो द मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, जो मॉडल है उसने जो एटम की न्यूट्रलिटी होती है उसको तो एक्सप्लेन कर दिया, पर इट कुड नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं जो लाइट के ऊपर बेस्ड होते हैं जो रदरफोर्ड ने किए थे, उसके लिए ये फेल हो गया था। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया? रदरफोर्ड कंडक्टेड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन 1909 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, जिसका आप देख सकते हो साइज 0.004 नैनोमीटर है, इज़ बम्बार्डेड बाय अ फाइन स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। उसको बम्बारमेंट की गई थी उसके ऊपर, ठीक है, और अ फ्लोरिसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल के पीछे आप देख सकते हो एक स्क्रीन लगाई गई थी जिसे जिंक सल्फाइड का बनाया गया था। वेयर पॉइंट्स वर रिकॉर्डेड विच वर एमर्जिंग फ्रॉम अल्फा पार्टिकल्स, जो वहाँ जो इमेजेस थी उनको रिकॉर्ड किया गया और उनको स्टडी किया गया था, क्योंकि बीच में गोल्ड फॉइल था। गोल्ड फॉइल के साथ जो वो टकराती थी तो वो डेविएट हो जाती थी, एक तो सीधी निकल गई, कुछ एक डेविएट होगी। उनको स्टडी करने के लिए वो पीछे एक स्क्रीन लगाई गई थी। पोलोनियम वॉज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल को रेडिएट किया गया था, ये आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली दिखाया गया। ये है, आप देख सकते हो जो आपका राइट साइड है उसमें फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन लगी है जिंक सल्फाइड की, डिटेक्टर स्क्रीन है जिस पर डिटेक्ट होगा कि कितनी रिफ्लेक्शन हो रही है। और जो आपकी लेफ़्ट साइड है उसमें एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। बीच में आप देख सकते हो थिन गोल्ड फॉइल है जिसके साथ वो अल्फ़ा पार्टिकल टकरा रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। और जो बिल्कुल सीधे निकल गए वो हैं मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल, जो है मतलब मैक्सिमम जो अल्फ़ा, क्योंकि थिकनेस उनकी जो कम थी गोल्ड फॉइल की, तो मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल थे विदाउट डेविएशन जो थे वह निकल गए थे, ठीक है। उसके बाद
उसने जो ऑब्ज़र्व किया था उनको इस तरह से कंपाइल किया था। Rutherford carried out a number of experiments involving the scattering of alpha particles by a very thin foil of gold। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जितने मतलब मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है 99% थे जो वो पासिस थ्रू इट विदाउट एनी डेविएशन और डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सीधे गोल्ड फील्ड में से निकल गए थे। सेकंड उसने ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्रैक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ एक थे जो डिफ्लेक्ट हुए पर काफ़ी छोटे एंगल पर डेविएट हुए। और थर्ड उसने ऑब्जर्व किया कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल एंड ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मतलब ओकेजनली आप देख सकते हो कि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल थे जो 180 डिग्री या उससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हों। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया, उसके कुछ एक कंक्लूजन्स इस तरह से थे। फर्स्ट उसने कंक्लूड किया कि एन एटम मस्ट बी एक्सट्रीमली होलो, जो एटम होता है वो पूरी तरह से खाली है, एंड मस्ट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, और उसमें मोस्टली जो वो खाली स्पेस है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल उसने स्टडी किए थे वो तो विदाउट डिफ्लेक्शन ही निकल गए थे। तो यानी कि उसने इससे ऑब्जर्व किया, उसने ये कंक्लूड किया कि जो एटम है वो एक तरह से खाली होता है। दूसरा उसने ये ऑब्जर्व किया कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो इससे उसे पता चला कि फर्स्ट की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव चार्ज एंड वेरी लो मास कैन नॉट डिफ्लेक्ट हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। उसने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनका मास काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल जो उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा उसने स्टडी किया कि देयर मस्ट बी ए वेरी हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इन द एटम, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हैवियर होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस विच डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। और जो न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस आपने पढ़ा है कि जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, वो उसने स्टडी किया कि इतना हैवी होता है कि वो अल्फा पार्टिकल को अपने में से पास नहीं होने देता। सी उसने ऑब्जर्व किया कि बिकॉज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच अंडरगो डिफ्लेक्शन, वो अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऑफ इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर जो वॉल्यूम है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मस्ट बी एक्सट्रीमली स्मॉल फ्रैक्शन। जो पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम है बॉडी में वो क्या है, काफ़ी कम फ्रैक्शन में है टोटल वॉल्यूम जो एटम के उसके कंपैरिजन में। यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं जो सेंटर में प्रेजेंट है किसी एटम के, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। आप ये देख सकते हो, ये अल्फ़ा रेज आ रही हैं, बीच में देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये हैवी होता है नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में, तो ये क्या करता है जो पार्टिकल्स हैं उनको पास नहीं होने देता, जिसकी वजह से आप देख सकते हो जो बिल्कुल सेंटर की है वो जब न्यूक्लियस का टकरा रही है तो काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखी जा रही है, और कुछ एक ऐसी भी उसके आसपास की जो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, और कुछ बाकी तो मैक्सिमम जो वो बिल्कुल सीधी अनडिफ्लेक्टेड निकल जा रही हैं। तो इट हैज़ बिन फाउंड दैट रेडियस ऑफ एटम इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। तो रेडियस एटम का वो क्या है 10⁻⁻10 मीटर, वाइल द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15, उससे भी छोटा। यानी कि 10 इफ़ ए क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट्स अ न्यूक्लियस, अगर क्रिकेट बॉल न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करे तो जो रेडियस होगा एटम का वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर तक हो सकता है, इतना कंपैरिजन था। उसके बाद रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल आया, देख सकते हो आप एटॉमिक मॉडल, बीच में जो प्लस चार्ज है उसको उसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिनोट किया, जिसको उसने न्यूक्लियन बोल दिया, नेगेटिव चार्ज को उसने इलेक्ट्रॉन बोला, और बाकी जो स्पेस बच के उसको बोल दिया उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, फर्स्ट थी कि जो एन एटम कंसिस्ट ऑफ, कोई भी एटम है उसमें छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होते हैं एट द सेंटर, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय होलो पोर्शन कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस, और उसके आसपास का जो होलो स्पेस है उसको उसने बोल दिया न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का इज़ ड्यू टू न्यूक्लियन, उसमें जो प्रोटॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से होता है, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, वाइल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाकी जो बच गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन वहाँ प्रेजेंट होते हैं, हैज़ नेग्लिजिबल मास, और उनका मास जो है नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, एंड कैरी, और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड उसने स्टडी किया जो एटम है वो क्या है इलेक्ट्रिकली क्या है न्यूट्रल है,
एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, क्योंकि उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने उतने ही प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो बैलेंस किया जाता है किससे, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। फोर्थ उसने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ में, जिसको उनको हम बोलते हैं, उसके पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट्स। Thus an atom resembles the solar system in which the sun plays the role of nucleus। जो सोलर सिस्टम होता है उसमें आपने देखा है सेंटर में सन होता है और उसके आसपास प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से जो एटम होता है उसमें भी न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और जो बाकी इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, इसलिए उसने इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा था। फिफ्थ उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स और एंड न्यूक्लियस है आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जैसा कि आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड रहते हैं, एक तरह से न्यूक्लियस के साथ जुड़े रहते हैं। सिक्स उसने बोला जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके ऊपर जो ऑपरेट कर रही हैं वो बैलेंस की जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज वो होती हैं जो सेंटर जनरेट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इस मॉडल की भी कुछ एक ड्रॉबैक्स थी, वो ये थी कि उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनी चार्ज बॉडी इन मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स शुड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली। कोई भी क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है कि कोई भी चार्ज बॉडी होगी अगर वो मोशन में होगी तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या करती हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करती रहती हैं। इफ़ दिस इज सो द इलेक्ट्रॉन विल फॉलो अ स्पायरल पाथ, तो इलेक्ट्रॉन को क्या फॉलो करना चाहिए, स्पायरल पाथ, जो आप ऊपर देख सकते हो ये बता रखा है स्पायरल पाथ, इस तरह का पाथ। तो एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस जो चक्कर लगा रहा है के आसपास जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा वो स्पायरल पाथ को फॉलो करेगा, तो एट लास्ट वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में ही फॉल कर जाएगा एंड द स्ट्रक्चर वुड क्लैप्स, और स्ट्रक्चर तो क्लैप्स कर जाएगा। तो दिस बिहेवियर इज नेवर ऑब्जर्व्ड। उसके बाद दूसरा उसके पॉइंट की ड्रॉबैक ये रही थी कि इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड व्हाट आर द एनर्जी, दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी। तो यही आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ एक मॉडल स्टडी किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।